इन्वेस्टर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के एनुअल रिपोर्ट के बारे में। और ये एनुअल रिपोर्ट समरी के दूसरा वीडियो है। इसके पहले हैप्पीएस्ट माइंड पे हमने बनाया था और उसके बाद लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का बहुत डिमांड आया था, तो अब हम एज प्रॉमिस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का एनुअल रिपोर्ट की समरी आपको आज दिखाएंगे। तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर करेंगे। पहले तो देखेंगे कि इनका ये पहला एनुअल रिपोर्ट है, तो ये लोग पहले हम लेटर फ्रॉम द चेयरमैन देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इनके थोड़े से फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं शॉर्ट में। उसके बाद जो बिजनेस एनालिसिस इन्होंने किया हुआ है वो भी हम देखने वाले हैं, कैसा ट्रेंड आने वाला है केमिकल सेक्टर में वो भी, और इनके जो भी वर्टिकल्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ डेटा भी हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको हर चीज़ें जान जान के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको पता होना चाहिए आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया मनी उसमें क्या चल रहा है। और एनुअल रिपोर्ट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच कैन गिव यू दैट। तो इसलिए हम इस अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। और अगर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एनुअल रिपोर्ट बनाने में बहुत घंटे लगते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे लेटर जो चेयरमैन ने दिया है। सो वन सेकेंड। हाँ, मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन। तो सबसे पहले तो इन्होंने मेंशन किया कि वी आर प्राउड दैट इन अ ईयर ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉकडाउन वी हैव अचीव्ड हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेन्ड नियर नॉर्मल ऑपरेशंस। तो इनके ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया कोविड के कारण। तो ये एक बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक अपना जर्नी का एक समरी दिया है कि पहले लोग एसिटाइल्स में थे, उसके बाद ये लोग डेरिवेटिव्स ऑफ कीटीन एंड डाइकीटीन में गए, और अब इन्होंने एक नया एंट्री किया है फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस में। तो अब ये डाइवर्सिफिकेशन करते जा रहे हैं। और अगर आपने पीटर लिंच की कोई भी बुक पढ़ी है, जैसे वन अप ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि डाइवर्सिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि ये डाइवर्सिफिकेशन करे कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज़ बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन गॉन रॉन्ग, तो हम वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने मेंशन किया कि इनके जो फाइनेंशियल जजमेंट्स हैं वो बेसिकली टारगेट है कि लाइट बैलेंस शीट रखने का है, लो गियरिंग, मॉड्यूलर स्पेंड्स, टाइट वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो ये इनके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके बाद हाँ, ये एक ज़रूरी बात है कि इनकी जो डिपेंडेंसी है कस्टमर्स में वो काफ़ी लो है, मतलब काफ़ी फ्रैगमेंटेशन है। किसी भी कस्टमर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, तो ये एक पॉजिटिव बात है। एंड मोस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स हैव रिमेन लॉयल ओवर सेवरल ईयर्स। तो कस्टमर स्टिकीनेस भी अच्छी है। और अगर हम बात करेंगे तो ये B2B बिजनेस है, और ये दो वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं, AI जो कि एसिटाइल इंटरमीडिएट्स है, और SI जिसे स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स कहते हैं। और ये तीसरा जो डाइवर्सिफिकेशन ये लोग कर रहे हैं वो है फ्लोरोकेमिकल्स वर्टिकल, जो कि अभी उस पर काम चालू है, तो वो भी अब ऐड हो जाएगा। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बेसिकली कैटर करती है फार्मा, एग्रो, केमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, पिगमेंट्स, इंक्स, पेंट्स एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज़ को। और इसमें कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है वो आगे देखेंगे। उसके बाद फिर ऑल दीज एप्लीकेशंस हैव रोबस्ट ग्रोथ बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज। और इंडिया में डिमांड मिड डबल डिजिट लेवल्स में ग्रो कर रहा है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी लगभग 7 to 8% CAGR एक्सपेक्टेड है कि रहेगा। और इसके बाद इन्होंने बोला कि AI एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में डोमिनेंस मेंटेन कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने एक कंपनी ली थी, येलोस्टोन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ इथाइल एसीटेट है दोनों के कॉम्बिनेशन में। और इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि दे आर ऑल्सो लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर ऑयल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो आजकल इथेनॉल भी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने नई ब्लेंडिंग स्कीम अनाउंस की है जिसमें 20% तक ब्लेंडिंग होगी इथेनॉल की। तो ये लोग बनाते हैं, लार्जेस्ट सप्लायर्स है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल के टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो ये एक बात है। आई एम होपिंग कि ये लोग इथेनॉल का थोड़ा ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, ताकि उसमें रेवेन्यू जनरेशन आ सकता है। शुगर स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन आएगा इथेनॉल से, तो इनके पास भी ये पोटेंशियल है। और इसके बाद कंपनी के पास 1/3 मार्केट शेयर है इथाइल एसीटेट में, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आउट ऑफ इंडिया यूरोप में। और उसके बाद
एसिटाइल स्पेस में दे विल कंटिन्यू टू ग्रो एज द मार्केट्स एक्सपैंड। और जो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स है, ये लो कैपिटल इंटेंसिटी होती है, इसमें मॉडरेट मार्जिन्स होते हैं और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। तो आरओसी अच्छा होता है, मार्जिन्स मॉडरेट होते हैं। और जबकि हम स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की बात करें तो उन्होंने 2012 में स्टार्ट किया था, और रेवेन्यू फ्रॉम दिस वर्टिकल हैज़ ग्रोन मोर देन 5 टाइम्स। 5 गुना वर्टिकल में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इनका। और इन्होंने मेंशन किया कि वी स्टिल रिमेन द ओनली प्लेयर ऑफ दिस केमिस्ट्री इन इंडिया विद अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। और एक्विजिशन जब इन्होंने किया था क्लेरियंट का, तो इन्होंने 20 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और एक्सपैंडेड कैपेसिटी बाय 3 फोल्ड। तो लगभग ट्रिपल इन्होंने की है अपनी फैसिलिटी। और वी केटर टू नीड्स ऑफ फ्लेवर्स एंड फ्रैगनेंस एंड सप्लाई स्टेबलाइजर्स फॉर पॉलीएस्टर और पीवीसी प्लेयर्स। तो ये सब केटर करता है ये वर्टिकल नीड्स। और इसके बाद इन लोगों का आगे का टारगेट है कि ये लोग प्रोवाइड करें केमिस्ट्री सोल्यूशन एंड ग्रोइंग द शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं फ्रॉम ग्लोबल एंड लोकल कस्टमर्स। और ये इनके आने वाले टाइम्स में स्ट्रैटेजी है, प्राइमरी फोकस इन द नियर फ्यूचर। एक्सपोर्ट्स का भी इनका काफ़ी एम्फसाइज रहेगा एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि रीअलाइनमेंट हुआ है जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस में एंड चेंज इन ग्लोबल सप्लाई चेन डायनामिक्स, चाइना के नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण बेसिकली। तो इससे इनको एक्सपोर्ट्स में मदद मिलेगी। और जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स होता है वो हाई कैपिटल इंटेंसिव वर्टिकल होता है, जिसमें मार्जिन भी हाई रहता है और कस्टमर स्टिकीनेस भी हाई रहती है। तो एक बार आपने कस्टमर सेट कर लिया तो चांस बहुत कम रहता है कि वो कस्टमर जल्दी आपसे छुड़वाए, क्योंकि एक डिपेंडेंसी बन जाती है। और इन्होंने मेंशन किया कि लक्ष्मी एसआई के वर्टिकल will continue to experience investments in R&D, new capacities and resultant growth in medium to long run। और क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड होता है, SI स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, स्पेशलिटी केमिकल्स आर मोर वैल्यू बेस्ड देन वॉल्यूम बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड है, इसलिए R&D करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और कंपनी अभी 2000 मिलियन रुपीज़ मतलब 200 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, और ये कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर तक। तो जल्दी कंप्लीट होने वाला है कुछ समय में। और फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस में इन्होंने एक्विजिशन किया है एसेट्स का, एक कंपनी है मिटेनी, उससे। और ये इसके बाद ये लोग ऑर्गन फ्लोरिन कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन का मेन इनका टारगेट है। और ये इनिशिएटिव न्यू हाई मार्जिन नीश प्रोडक्ट्स लाएगा और डी रिस्क करेगा लक्ष्मी को बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फ्यू रॉ मटेरियल्स विद सप्लाई साइड वोलेटिलिटी एंड सिंगल साइट ऑपरेशन। तो ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस रहेगा फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस। और ये डी रिस्क करेगा लक्ष्मी को डिपेंडेंसी रिड्यूस करने में रॉ मटेरियल्स की। बट R&D इंटेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, दिस इज R&D इंटेंसिव इनिशिएटिव एंड आई प्लान टू हैव एन एडिशनल R&D सेंटर इन इटली इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। और जो ये वर्टिकल है ये एडवांस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में पहुंच चुका है, और ये लोग रिलोकेट कर रहे हैं फैसिलिटी को महाराष्ट्र में लोटे परशुराम में। और अगर हम एक क्विक ग्लिम्स लें फाइनेंशियल्स की, तो रेवेन्यू इनकी 18% ग्रो हुई है और प्रीवियस ईयर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत सॉलिड ग्रो हुआ है 134% प्रीवियस ईयर से। और बहुत AI और SI बिजनेसेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखा आपको। और इसका रीज़न है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, वॉल्यूम एंड मार्जिन एक्सपेंशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56% इंक्रीज होते हुए देखा। और नेट वर्थ रीच 10,342 मिलियन रुपीज़। और इम्पॉर्टेंट बात, नेट डेट ऑन एज ऑन March 31 2021 इज नील। कोई डेट नहीं है कंपनी के पास, बहुत बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि एक केमिकल कंपनी के पास डेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और हमने पिछले वीडियो में अपने कवर भी किया है कि अभी जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मेगा ट्रेंड में चल रहा है, और आगे कॉस्ट अभी और बढ़ने वाले हैं। तो बिकॉज सप्लाई साइड पे काफ़ी इश्यूज़ है, लॉजिस्टिक्स में बहुत इश्यूज़ हैं, नॉट सप्लाई साइड जस्ट, बट लॉजिस्टिक्स में भी काफ़ी इश्यूज़ है, जिसके कारण प्राइस और बढ़ने वाली है स्पेशलिटी केमिकल्स की। और फिर उन्होंने बोला है कि
Indian chemical companies will play a major role in global supply chain of specialty chemicals and are poised for a robust growth in the next decade. तो next decade काफ़ी अच्छा रहने वाला है और गवर्नमेंट ने विजन दिया है 2034 का फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर। आत्मनिर्भर भारत हुआ, PLI स्कीम हुआ, तो ये सब स्कीम्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बूस्ट करेंगी, रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स होगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे केमिकल सेक्टर में। कि इनके क्या क्या बिजनेसेस हैं और क्या क्या वर्टिकल्स हैं। तो बेसिकली इनके जो वर्टिकल है वो एक है AI और एक है SI और तीसरा जो ये लोग डालने वाले हैं वो फ्लोरोकेमिकल्स का होगा। तो एसिटाइल इंटरमीडिएट्स यानी AI जो है उसमें 13 प्रोडक्ट्स इनके पास है और उसमें इथाइल एसीटेट, एसिटल्डिहाइड, फ्यूल ग्रेड इथेनॉल और अदर प्रोप्रिएटरी सॉल्वेंट्स हैं। और इनके एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं, ये सब कहाँ यूज़ आएंगे? तो ये सब यूज़ आएंगे फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में। एग्रोकेमिकल्स यानी आप जो पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स में यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ों में एग्रोकेमिकल्स का यूज़ आता है। फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है उसका। इंक्स एंड पेंट्स, कोटिंग्स हो गए, प्रिंटिंग, पैकेजिंग हो गया एंड एडेसिव इंडस्ट्रीज, तो इसमें इसका यूज़ आता है। और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में इनके पास कीटीन और 34 डाइकीटीन डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें ईस्टर्स, एसिटिक एनहाइड्राइड, अमाइड्स एंड अलाइड्स आते हैं। और इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है? तो होता है फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में, डाइस, पिगमेंट्स में, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, पेंट्स एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ में आगे जो इनके जो कस्टमर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी आगे बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत होने वाला है, तो ये सब में भी इनको बहुत मदद मिलेगी। और इसके अलावा उन्होंने बुलेट पॉइंट्स में मेंशन किया है कि ये लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट के, 30% मार्केट शेयर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इथाइल एसीटेट के सिंस 2018, और ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइकीटीन डेरिवेटिव्स हैं विद मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 55%, और लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ डाइकीटीन प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में एक हाईलाइट है, तो आप देख सकते हैं कि इनके पास 2 डिस्टिलरीज़ हैं, वो है सतारा डिस्ट्रिक्ट और कोल्हापुर में, जो कि इथेनॉल बनाते हैं इससे। तो एक रॉ मटेरियल है इथेनॉल इनके लिए, दोनों वर्टिकल्स के लिए, AI और SI, और वो इथेनॉल बनाते हैं 2 डिस्टिलरीज़ में। और अभी इथेनॉल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी आ रहा है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने नई ब्लेंडिंग पॉलिसी स्कीम अनाउंस की है 2025 तक, जिसमें वो लोग पेट्रोल में ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे और टारगेट है 20% ब्लेंडिंग रीच करने का। ब्राज़ील में अभी 48% होता है और इंडिया में करेंटली 7.2% ब्लेंडिंग है। तो ये इनकी खुद की भी एक डिस्टिलरी है इथेनॉल के लिए। और बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटाइल्स एंड स्पेशली डीनेचर्ड स्पिरिट फ्रॉम मोलासिस। और इस ये डिस्टिलरीज हेल्प करती है इन्हें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने में, तो इससे इनके काफ़ी कॉस्ट सेव होता है, क्योंकि इन ये खुद ही अपना रॉ मटेरियल बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं अपने आगे प्रोडक्ट्स में, और थर्ड पार्टीज़ पे डिपेंडेंस भी इनकी कम होती है फॉर इथेनॉल। तो ये एक अच्छी बात है। और ग्लोबल फुटप्रिंट तो ये लोग 30 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, और ये कंट्रीज़ के पूरे नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनके पास 2 R&D फैसिलिटीज़ हैं, और ये लोग आगे भी कुछ डालने जा रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि दे आर इनका लोकेशन काफ़ी अच्छा है, दे आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ महाराष्ट्र's इथेनॉल प्रोड्यूसिंग बेल्ट, और पोर्ट से बहुत ज़्यादा पास में है इनके जो भी फैक्ट्रीज हैं, साइट्स हैं, और क्लोज टू आर की मार्केट्स है, तो इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी इनकी बचती है और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी इनके खुद ही कैप्टिव को जनरेशन प्लांट से फुलफिल हो जाते हैं। तो ये थी एक बात। और ये लोग नेचुरली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स लाइक शुगर केन यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर अल्कोहल बेस्ड केमिकल्स, जो हमने ऊपर देखा है इथेनॉल, तो शुगर केन से भी बनता है। और ये पार्ट हम स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी बात है मैनेजमेंट रिव्यू। तो मैनेजमेंट रिव्यू अगर हम देखें तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, स्टैंड अलोन बेसिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ 18% बढ़े हैं, और ये जो फिगर्स है ये मिलियंस में दिए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो AI जो वर्टिकल है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, उसमें इंक्रीज़ आया 12% का, SI में इंक्रीज़ आया 16% का, अदर्स में 69%, और एबिटा अगर आप देखेंगे तो 69% ग्रोथ हुआ है एबिटा में, तो एबिटा में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, और पैट में 56% ग्रोथ हुआ है स्टैंड अलोन बेसिस पे, और एबिटा मार्जिन 13.1%, जो कि पिछले बार से बहुत अच्छा इंक्रीज़ है।
ROC भी थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा है आपको इस बार, और EPS 5.4 है स्टैंड अलोन बेसिस पे। बट मेन कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू 15% ग्रोथ हुआ है इनका, और एबिटा 54% ग्रोथ है, और पैट 81% ग्रोथ है। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स इस बार दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इसके पहले बहुत बहुत 3-4 साल तक लगातार इनका पैट ग्रो नहीं कर रहा था, बॉटम लाइन ग्रो नहीं करी थी, रेवेन्यू थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा था बट पैट में ग्रोथ बहुत कम था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो ये इस बार आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, तो होपफुली ये सस्टेनेबल हो तो काफ़ी अच्छा है। और एबिटा मार्जिन्स 12.5% आपको दिख रहे हैं, ROC 18.9%, लगभग 19% है। बट अगर आप दूसरी कुछ कुछ केमिकल कंपनीज देखेंगे, दीपक नाइट्रेट देखें, नवीन फ्लोरिन, पीडीलाइट, इन सब के जो ROC हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू दिस। बट इनके भी इन जनरल इतने ख़राब नहीं है, बट देर इज स्टिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ROC में इनके लिए, ताकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ सकती है। और EPS इस बार आप देख सकते हो कि 5.59 रुपीज़ का है। और ये हमने बात कर ली फाइनेंशियल्स की। अब हम बात करेंगे कि रेवेन्यू इनका कहाँ से आता है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इनका आता है फार्मास्यूटिकल्स से 33%, उसके बाद प्रिंटिंग पैकेजिंग 27%, और 11% आता है एग्रोकेमिकल्स, कलर एंड पिगमेंट से और केमिकल्स से, और रेस्ट ऑफ द थिंग अदर्स रह गया। और अगर आप एक्सपोर्ट सेल्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा सेल इनके यूरोप में होते हैं, और सबसे बड़े एक्सपोर्ट करता है ये एसेटाइल के प्रोडक्ट्स यूरोप में, और 19% चाइना में करता है, और 17% रेस्ट ऑफ एशिया में जाता है, और बाकी सब आप देख सकते हैं जो भी चंक्स हैं असाइन। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ ट्रेंड देखें तो ये आपको पूरा अप ट्रेंड में दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि FY10 में 226 मिलियन रुपीस था इनका एबिटा, जो कि अब बढ़कर 2213 हो गया है, यानी लगभग 10 टाइम्स इन द पास्ट 10 to 11 years। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो। और बीच में आपको थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन दिख रहा है यहाँ पे कुछ समय तक। तो ये इसी समय की मैं बात कर रहा था कि बॉटम लाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा था, बट बाकी आप देख सकते हैं नेटवर्थ बहुत अच्छा बढ़ा है, एबिटा भी ग्रो हुआ ही है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में, और रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ आता दिख हो रहा है इनको लगातार कुछ सालों से। तो यही इन्होंने 10 ईयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और 5 ईयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिया है CAGR बेसिस पे। और एबिटा 12% CAGR पे ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 15% और नेटवर्थ 23% 10 साल में। और 5 ईयर्स में देखें तो रेवेन्यू 13%, एबिटा 16% और नेटवर्थ 36%। 5 ईयर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी CAGR बेसिस पे। और एक और ज़रूरी बात, मैनेज डिस्कशन एनालिसिस, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो अब हम ये पार्ट कवर करेंगे। तो ग्लोबल केमिकल मार्केट के पहले इन्होंने बात की है, तो ये सबसे ज़्यादा चाइना का शेयर है 37%, उसके बाद यूरोपियन यूनियन 17%, US 14%, और इंडिया में अभी तक सिर्फ 3.5% है। तो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो हम वो भी देखने वाले हैं आगे। और जो नॉर्थ अमेरिका, जापान, यूरोप है, उसका मैच्योर मार्केट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, 3 to 4% एक्सपेक्टेड है। और अभी तक रिकॉर्ड भी हुआ है 3 to 4%, बट जो एशिया पैसिफिक रीजन है उससे एक्सपेक्टेड है कि इट वुड ग्रो एट अ फास्टर रेट ऑफ 7 to 8% आगे आने वाले 5 सालों में। तो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अच्छी न्यूज़ है ये कि बेटर ग्रोथ होगा कंपेयर टू मैच्योर मार्केट्स। और अगर हम एसिटाइल्स के बारे में बात करें तो there is a strong demand for ethyl acetate across sectors such as pharma and agro industries, packagings, inks and coatings। तो हमने देखा था कि ऊपर हमने देखा था कि ये जो AI इनका वर्टिकल है किस इंडस्ट्रीज को केटर करता है। और द डिमांड फॉर इथेनॉल डेरिवेटिव्स बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विथ फ्यूल, जो हमने ब्लेंडिंग विथ फ्यूल बात की, इस पर एक अलग से वीडियो भी बना रखा है कि शुगर सेक्टर के लिए कितना अच्छा होगा, क्योंकि ब्लेंडिंग जो होती है, जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है वो शुगर केन से होता है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है शुगर कंपनीज के लिए आप देखें तो। और ये लोग भी ये इनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनकी भी 2 डिस्टिलरीज हैं जो इथेनॉल बनाती हैं। और this will continue to grow as the government of India progressively move towards achieving a 20% blending by year 2030। तो इसमें एक बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये 2030 से अपडेट करके 2025 कर दिया गया है,
गवर्नमेंट ने थोड़ा और एग्रेसिव पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, तो 20% ब्लेंडिंग 2025 तक टारगेट है। और अभी यूएसए और ब्राज़ील जो है वो अभी लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ इथेनॉल है। और अब इंडिया भी बहुत ज़्यादा रैंप अप करेगा प्रोडक्शन। आप शुगर स्टॉक्स में आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज अनाउंस किया है कि वो लोग इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपना। तो इंडिया में भी आपको इथेनॉल ज़्यादा बनते हुए दिखेगा, इसलिए इंडिया अभी भी नेट इम्पोर्टर है इथेनॉल का और सिमिलरली एसिटिक एसिड का। और इथाइल एसीटेट के बारे में बात करें तो वो लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है एग्रो एंड फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में, कोटिंग्स एंड पेंट्स में। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट मोर देन 4.5% ओवर नेक्स्ट डिकेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव ग्रोथ नहीं होगी। बट स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो वो लो वॉल्यूम हाई क्वालिटी होते हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल्स अपने क्वालिटी और फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो आप ऐसा कोई भी केमिकल इन्वेंट कर दें जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, मतलब इनका टारगेट होता है, स्पेशलिटी केमिकल्स का टारगेट होता है इकोनॉमीज ऑफ वैल्यू। इकोनॉमीज ऑफ वैल्यू मतलब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कम वॉल्यूम में रहे बट उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। और रादर देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि बल्क केमिकल्स में यूज़ होता है। बल्क केमिकल्स में क्या टारगेट होता है कि जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और जितना इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करने का टारगेट होता है बल्क केमिकल्स में, और स्पेशलिटी केमिकल्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ वैल्यू उनका टारगेट रहता है। और एशिया पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड मार्केट में 42% शेयर है। और डिमांड जो है उसका लार्ज कस्टमर बेस के कारण है और राइजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इससे स्पेशलिटी केमिकल्स को मदद मिलेगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स ग्रो करने वाला है 5.2% CAGR से। और ग्लोबल मार्केट फॉर डाइकेटीन एंड कीटीन डेरिवेटिव्स ग्रो करेगा 4% CAGR से, जो कि ठीक ठाक है। मेन इनका जो नया फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट आएगा हम उसके बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल मार्केट जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 5.1% बाय 2024। और ये $28.8 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। और फ्लोरीन बेस्ड इंटरमीडिएट्स हैव बीन ग्रोइंग एट अबाउट 6 to 7%। और इसका यूज़ इस ये कहाँ कहाँ पे केटर करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स सेम सिमिलर आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिमांड सेगमेंट्स। और ये पेस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स में यूज़ होता है, मतलब पेस्ट कंट्रोल जैसा एक एक्ट करता है बेसिकली। तो ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव है टॉक्सिक ब्रोमोमीथेन्स के लिए। तो ये इनका एक सेगमेंट रहेगा। और इस फील्ड में अभी बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दिस फील्ड, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लगती है, इसलिए एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है न्यू प्लेयर्स में, इसलिए आपको कंपटीशन थोड़ी सी कम दिखेगी और मार्जिन रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में। इंडियन केमिकल्स मार्केट में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि 4% शेयर है ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री में। और कमोडिटी केमिकल्स का 46% शेयर है उसमें से, उस 4% में से। और इन द नेक्स्ट 5 years एंटिसिपेटेड ग्रोथ है 12% CAGR का। और अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स का देखें तो CAGR ऑफ 11 to 12% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया में। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, इंडिया के टर्म्स में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है बोथ बल्क केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो ये दोनों कंपनी बनाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये कंपनी के लिए, और बेनिफिट देगा इनको आगे आने वाले टाइम्स में। और आप फ्लोरोकेमिकल्स की ही हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रोथ इन दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ 16.1%। और क्योंकि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ मैनी एक्टिव्स एंड इंटरमीडिएट्स विच आर करेंटली इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, इस फ्लोरोकेमिकल स्पेस में आपको 16.1% CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और ये इन्होंने रियलाइज़ किया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आई एम होपिंग कि ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का, एंड दिस वुड बी अ स्टोरी दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच इन द नियर फ्यूचर। तो हम देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं आने वाले टाइम्स में। और इसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स दिया है कि जो कंपनी है डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, और ये केटर करते हैं हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ को हैविंग डबल डिजिट CAGR ग्रोथ। तो
उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इनका एआई सेगमेंट था, इसने 12% ग्रोथ विटनेस किया है ऑन द बैक ऑफ हायर वॉल्यूम्स एंड बेटर प्राइसेस। तो प्राइस रियलाइजेशन भी इनको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और इस पे हमने एक वीडियो भी अभी कल परसों में ही बनाया है, तो आप ये देख सकते हैं, गुड न्यूज़ फॉर केमिकल सेक्टर। तो इसमें एक खबर आई थी कि स्पेशलिटी केमिकल्स आर इन डिमांड एज प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। तो आपको और भी ज़्यादा बेटर प्राइसेस आगे आने वाले टाइम्स में दिख सकते हैं, तो इसमें और ग्रोथ आपको दिखेगा। और ये जो एआई स्पेस है, ये बेसिकली मॉडरेट एबिटा स्पेस है, और इसमें हाई आरओसी इनको मिलती है। तो मार्जिन्स मॉडरेट मिलेंगे और आरओसी हाई। और वेरएस एसआई की बात करें, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की, तो इसमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ ट्रैक्शन मिलने वाला है बिजनेस को ड्यू टू चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एंड सप्लाई चेन सिनेरियोज। और रेवेन्यू एंड मार्जिन इस बिजनेस में हाईली डिपेंडेंट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में और प्रोडक्ट मिक्स में। तो हमने जैसे बात की, तो इन्होंने जैसे मेंशन किया कि हाईली डिपेंडेंट है इस पे। तो अगर ये लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थोड़ा और अच्छा काम करें, तो इनके मार्जिन्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। देयर स्टिल स्कोप है। और ये एक हाई एबिटा मार्जिन है, और इसमें मॉडरेट आरओसी बिजनेस है। हाई एबिटा मार्जिन एंड मॉडरेट आरओसी बिजनेस, और ये लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले इस वर्टिकल में। और फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारे कैपेक्स अभी चल रहे हैं, और 200 करोड़ के कैपेक्स है बेसिकली, और ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है इस बेसिस पे, वो है R&D इनिशिएटिव्स बढ़ाने के लिए, इंट्रोड्यूस न्यूअर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी ये लोग और ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, और R&D इनिशिएटिव्स बढ़ाएंगे। तो इस SI वर्टिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि R&D इनिशिएटिव ज़्यादा रहें, क्योंकि आप जितना रिसर्च में, क्वालिटी रिसर्च में टाइम स्पेंड करेंगे, मनी रिसोर्सेज स्पेंड करेंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक ऐसा ब्रेक थ्रू लें ड्रग जो कि आपको बहुत हाई रिटर्न्स दे, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, हाई एबिटा मार्जिन होते हैं इस सेक्टर में, इस स्पेस में। तो वो हमने देख लिया। और फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस, तो इट वुड डी रिस्क द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी by reducing dependency on few raw materials and single site operation। तो ये डी रिस्क और कर देगा रेवेन्यू कंपनी के लिए। और इसके अलावा इन्होंने एक बात की है कि इन्होंने एक नया प्रोसेस इनिशिएट किया है फॉर ओपनिंग अ सब्सिडरी इन यूएस टू सपोर्ट बोथ सेल्स सोर्सिंग एंड सेल्स ऑपरेशंस। तो अच्छा है, यूएस में लोग अपनी पकड़ बना रहे हैं कि यूएस इज़ अ गुड मार्केट फॉर एवरी कंपनी। तो ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और इनोवेशन में बात करें, R&D के बारे में बात करें, तो करेंट RD स्पेंड ऑफ द कंपनी इज 3% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम SI। तो 3% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम SI फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आई वुड से कि थोड़ा ज़्यादा स्पेंड रहे तो बेटर रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि हमने बात की कि जितना आप स्पेंड करेंगे उतना बेटर है, क्वालिटी स्पेंडिंग। और इन्होंने फिर मेंशन किया कि दिस वुड गो अप इन द कमिंग ईयर्स। तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स में है कि मेजर रॉ मटेरियल्स इनके इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, एनिलीन है, और ऑर्गेनिक केमिकल्स है। तो क्या हुआ, जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इन्होंने ह्यूज इन्फ्लेशनरी प्रेशर विटनेस किया, और इसका रीज़न है मेजर ग्लोबल कमोडिटीज़ की प्राइस राइज इंक्लूडिंग क्रूड। तो बहुत सारे कमोडिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो गया था। इसके कारण आपको दिख रहा था कि इन्होंने सेकेंड हाफ में बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर झेला, और बट स्टिल इन्होंने मार्जिन्स मेंटेन कर लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड इन्होंने ये बात मेंशन की है, और आपको ये बहुत ध्यान में रखना है अपने, कि गोइंग फॉरवर्ड द वर्किंग कैपिटल लेवल्स कुड गेट रीसेट। ये एक ज़रूरी बात है, और ये इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल लेवल्स कुड गेट रीसेट, बट द कंपनी इज़ वेल इक्विप्ड टू डील विद द चैलेंजेस। तो ये बोलते रहे कि वेल इक्विप्ड है, बट लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं, और वो तो टाइम ही बता सकता है, अगले रिजल्ट तक आपको पता चल जाएगा। और बाकी अवेलेबिलिटी रिस्क इनके रॉ मटेरियल्स के लिए काफ़ी कम है। तो ये थी मेन चीज़ें जो आपको जाननी थी एनुअल रिपोर्ट में। और मैं आपको एक समरी भी दे देता हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के एनुअल रिपोर्ट की, और क्या क्या मेजर हाइलाइट्स हैं, और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या चीज़ पे आपको भी ध्यान रखना है।
तो मेजर हाईलाइट ये है कि पहले तो हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर ऑलरेडी एक मेगा ट्रेंड में चल रहा है। और इनका जो नया फ्लोरो केमिकल्स बिजनेस है, जो फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगा आने वाले टाइम में देखने के लिए, क्योंकि एक बहुत हाई मार्जिन स्पेस है। बट जैसे पीटर लिंच का कहना है, पीटर लिंच जो बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है और फंड मैनेजर थे, तो उन्होंने टर्म्स टर्म्स दिए। एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन इज गुड फॉर अ कंपनी, जो कि ये लोग कर रहे हैं फ्लोरोकेमिकल स्पेस में। बट एक डाइवर्सिफिकेशन होता है जो कि डाइवर्सिफिकेशन करने के कारण महंगा पड़ जाता है कंपनी के लिए, और वो डाइवर्सिफिकेशन फेल हो जाता है। तो दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वॉच कि ये डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमें कि क्या होगा इसका, और वो टाइम ही बता सकता है। बट इनका इनिशिएटिव अच्छा है। और बेसिकली इनके टू वर्टिकल्स हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, एआई और एसआई। एआई एसिटाइल इंटरमीडिएट्स मॉडरेट मार्जिन के होते हैं, हाई आरओसी बिजनेस होते हैं। वेराज एसआई हाई मार्जिन होता है और मॉडरेट आरओसी होता है। और एसआई स्पेस में इन्होंने कैपेक्स किया है 200 करोड़ का, जो कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक आपको आते हुए दिख जाएगा। और इनके जो उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि केमिकल जो सेक्टर है वो सिक्लिकल है। तो अभी तो ये मल्टी ईयर मेगा ट्रेंड में चल रहा है करेंटली। और हमने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं इस पे, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे भी खास हमने पूरा केमिकल इंडस्ट्री ओवरव्यू दे रखा है। और ये प्रेजेंटेशन आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं, तो क्योंकि केमिकल सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी तो ये मेगा ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में, और आने वाले कुछ सालों में एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। बट स्टिल रेवेन्यूज़ इस बार, आप क्योंकि पिछले हमने बात की थी, हमने ऊपर देखा भी था कि रेवेन्यूज़ तो इनका धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट पैट नहीं बढ़ रहा था, बॉटम लाइन नहीं बढ़ रहा था, बॉटम लाइन स्टैग्नेट हो रहा था। और ये आप देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें, तो पिछले 17, 18, 19 में आप देख सकते हैं 72, 76, 72। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था आपको पैट में। और 70 मार्च 2020 में भी 70 था, ये थोड़ा पुराना है। 2021 में इन्होंने ये इम्प्रूव कर लिया। तो वो भी देखने लायक चीज़ रहेगी कि ये लोग और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं कि वापस स्टैग्नेंट हो जाता है। तो पैट पे भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा कंपनी आरओसी टर्म्स पे थोड़ा बेटर कर सकती है, क्योंकि इन्होंने बात किया था कि जैसे एसआई सेगमेंट है, तो वो हाई डिपेंडेंट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। तो अगर वो लोग थोड़ा बेटर कर ले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लें, तो अपने प्रॉफिट रियलाइजेशन ये लोग और इंक्रीज कर सकते हैं। और स्कोप भी अच्छा है, क्योंकि बाकी सब जो कंपनीज हैं उनका आरओसी काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। और कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी थे, हम वो भी एक बार देख लेते हैं जो कंपनी के आए हैं इस बार। तो थोड़ा सा इस बार आपको बेटर दिख रहा है फाइनेंशियल रेशियोज। तो आप देख सकते हैं, पहले तो डेटर्स टर्नओवर है वो 4.56 है इस बार, पिछले बार 4.36 था फाइनेंशियल ईयर में। इन्वेंट्री टर्नओवर आपको अच्छे आते हुए दिख रहा है 10.15। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10.86 हो गया है 8.02 से। और इसका रीज़न है फाइनेंस कॉस्ट 19% से इंक्रीज़ हुआ, और एबिट जो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 61% से इंक्रीज़ हुआ है। करेंट रेशियो में आपको अच्छा खासा इंक्रीज़ दिख रहा है, 1.94 हो गया है 1.37 से। और इसका रीज़न है मेजर कंपोनेंट इज़ ड्यू टू कैश एंड बैंक बैलेंसेस विच इंक्लूड द आईपीओ प्रोसीड्स। आईपीओ प्रोसीड्स के कारण करंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। डेट इक्विटी रेशियो, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है जो मैं कवर करना चाहता था, कि डेट बचा ही नहीं है कंपनी के पास। कंपनी इज डेट फ्री, सो नो चांस ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस कंपनी में, और ये कॉन्फिडेंस दिलाता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कंपनी के पास डेट नहीं है, और डेट नहीं है तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको बेटर आते हुए दिख रहे हैं 9%, और ये पिछले बार 5% थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने इंक्रीज़ किया है, और इंक्रीज ऑफ 134% इन द ऑपरेटिंग पीबीटी ओवर प्रीवियस ईयर इन बोथ द वर्टिकल्स। और ये मार्जिन एक्सपेंशन के कारण हुआ है। रेवेन्यूज हैव गॉन अप बाय 18%, और इसलिए आपको ये इंक्रीज दिख रहा है 80% का ओवर द प्रीवियस ईयर। और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी आपको 8% दिख रहे हैं, पिछले बार 6% था, तो ये भी इंक्रीज है 56% का इन द पैट ओवर द प्रीवियस ईयर।
फॉर रीजंस यहाँ पे जो हमने बात की। और रेवेन्यू 18% ग्रोथ है, इसलिए आपको 33% ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर पैट मार्जिन्स में। तो ये हमने एक देख लिया। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है तो हमने ऑलरेडी इस पर एक फंडामेंटल एनालिसिस और केमिकल सेक्टर के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस, और इसमें हमने सब कुछ कवर किया है। और ये प्रेजेंटेशन उसी का था जो मैंने आपको दिखाया था, तो आप ये देख सकते हैं। मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा और इसमें भी बहुत सारे इंसाइट्स हमने कवर किए हुए हैं। और अगर आपको और भी गुड न्यूज़ जानना है केमिकल सेक्टर का, जो कि लेटेस्ट है, कल का वीडियो है 6 तारीख का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, बहुत सारे केमिकल कंपनीज के लिए क्या क्या गुड न्यूज़ है। तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, हम सब आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और कंपनी का एनुअल रिपोर्ट की समरी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस पर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले एनुअल रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।